नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र उपस्थित हूँ आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर के अपने चैनल शैलेंद्र एग्ज़ाम फैक्ट्स के माध्यम से। और जैसा कि अभी मैं संधि का वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको अपना एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जो कि संधि के नियमों से संबंधित है कि संधि होती क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और संधि की कंडीशन, किन किन कंडीशंस में संधि हो सकती है। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने इन्हीं बिंदु पर चर्चा की। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, परिभाषा संधि की और परिभाषा का क्लैरिफिकेशन, पूरा व्याख्या। पॉइंट नंबर 2 मैंने उसमें आपको बताया कि संधि किन किन कंडीशंस में हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया था कि संधि के प्रकार कितने हैं। और पॉइंट नंबर 4 मैंने एक संधि शुरू भी कर दी थी जिसको कहते हैं आप दीर्घ स्वर संधि। तो उसी का एक कुछ नियम है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने एक ही वीडियो में हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ करके चलूंगा और दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये उपयोगी होगा। तो हम चलिए देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ा चुके थे। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सूत्र हैं जो दीर्घ स्वर संधि में काम आते हैं और यूज होते हैं, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे। तो एक सूत्र आप देखिएगा, सूत्र है रीति सवर्णे रीवा तथा रीति सवर्णे रीवा, ठीक है। ये सूत्र ऐसे करके है, इसको देखिएगा आप, रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा, ठीक है, तथा यहां पे रीति है, रीति, ठीक है, रीति सवर्णे रीवा तथा रीति सवर्णे रीवा। वा में होता है संस्कृत में अथवा, वा में संस्कृत में होता है अथवा। तो रीति सवर्णे रीवा तथा रीति सवर्णे रीवा। अब इसको हम देखेंगे, एक वार्तिक है ये। एक्चुअली वार्तिक का तात्पर्य होता है कि जो अष्टाध्यायी में सूत्र रचे गए थे तो उन्हीं पर वार्तिक कात्यायन लिखे हैं। तो रीति सवर्णे मतलब री सवर्णे में होता है समान, रीति में रीति री बाद में आने पर। तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि री के बाद अगर री ही जैसा कुछ आ रहा हो तो दो कंडीशन है, री या बड़ी हो जाता है, और री के बाद अगर री आ रहा है तो री हो जाता है। आपको पता होगा कि री का दीर्घ नहीं होता, ठीक है, री का दीर्घ नहीं होता, लेकिन री का दीर्घ होता है। तो ये ह्रस्वरी है, ये दीर्घ है, ठीक। समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से। यदि री या ली के बाद, यदि री या री के बाद मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, यदि री या री के बाद ह्रस्वरी, ठीक है, ह्रस्वरी या री आवे, मतलब यहाँ पे इसी मैंने दो लिखा, इसके बाद आप री देखिए, री या री के बाद ह्रस्वरी या री आए, मतलब यहाँ री या री भी आ सकता है, ठीक है, री आए तो दोनों के स्थान पर ह्रस्व री या री भी स्वेच्छा से करते हैं, ठीक है। तो दोनों के स्थान पे मतलब इसके स्थान पे या इसके स्थान पे, भाई दो कंडीशन, या इसके स्थान पे या इसके स्थान पे आप री या री स्वेच्छा से करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, या री के बाद री आए या री आए, मतलब ये री के बाद री आए, यहाँ पे री भी आ सकता है, चूंकि री या री के बाद, री या री के बाद री या री दोनों री या री आवे तो दोनों के स्थान पर ह्रस्व री या री स्वेच्छा से करते हैं। स्वेच्छा मतलब आपकी इच्छा पे है, चाहे आप ह्रस्व करिए चाहे न करिए, ठीक है। आप दीर्घ कहीं पे है तो उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, होत्री रिकारह, इसको देखिए, होत्री रिकारह, ठीक है, ये उदाहरण आपका है। तो ये स्वेच्छा की बात की जा रही है, तो आप चाहें तो होत्रिकारह कर दीजिए, होत्रिकारह, री को हटा सकते हैं, स्वेच्छा की बात उसने कहा ना। तो एक री है तो दीर्घ करने के लिए आपको एक री बढ़ाना पड़ेगा, तो आप चाहे एक री बढ़ाइए। तो आप देखिए, हमने दीर्घ नहीं किया, इसमें हमने दीर्घ नहीं किया, यहाँ पे हमने दीर्घ कर दिया है, कर दिया ना। यहाँ पे हमने दीर्घ नहीं किया, केवल एक री है, यहाँ पे हमने देखिए 2 बार घुमा है, ये तो 2 री है। तो स्वेच्छा की वजह से ही क्या हो गया, स्वेच्छा की वजह से हमने यहाँ दीर्घ किया और स्वेच्छा ही हमारी थी, हमने एक री किया, यही ये सूत्र कहता है। तो एक्चुअली मैंने दीर्घ स्वर संधि में इसको इसलिए शामिल किया, अक्सर ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में अपवाद दे देता है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में टेट का जो मैं एक सिनेरियो देख रहा हूँ वहां पर ऐसे ही अच्छा ध्वन्यानाम उपसंख्यानम और इस तरह के सूत्र दे रहा है, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। इसी तरह से वृत्तिकः प्रकृति भाव से एक सूत्र है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो होत्रिकारः, अब आप देखिए कुछ रूप कैसे बनते हैं, होत्रिकारः, होत्रिकारः और होरिकारः। अब वृत्तिकः प्रकृति भाव क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, एक वृत्तिकः प्रकृति भाव एक स्पेशल सूत्र है, इसमें बनता है होरिकारः, क्या बनता है, होरिकारः एक रूप बनता है, इसको आप स्पेशली याद कर लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि काम आती हैं कुछ पार्टिकुलर एग्जाम में, इन दोनों को भी याद रखेंगे। एक तो एक ऊपर याद रखेंगे कि ह्रस्व री, चाहे तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर लिखिएगा, स्वेच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में लिखिएगा स्वेच्छा से, चाहे आप स्मॉल री करिए या कैपिटल री, ठीक है, ह्रस्व करिए या दीर्घ करिए। और इसी तरह ये री तो एक ही होता है, सिर्फ स्मॉल ही होता है स्वेच्छा से, ठीक है। तो स्वेच्छा से, ये स्वेच्छा से ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम।
गुण स्वर संधि पे। अब हम दोनों प्रकार के बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा गुण स्वर संधि क्या होती है। तो इसको देखिए, गुण स्वर संधि एक सूत्र है। पहले संस्कृत के बच्चे देखेंगे, एक सूत्र है आपका आद गुण। आद गुण, पहले सूत्र को देखेंगे। आद गुण ये कहता है कि आत का गुण हो जाता है। आत में आते क्या है? आत का मीन्स यहाँ पे है अ और आ। अब एक मैंने क्या बनाया है डायग्राम, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। यदि अ आ के बाद मतलब यहाँ कोई शब्द होगा, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रारंभिक वर्ण में संधि होती है। तो अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ और आ हो, कोई भी एक हो सकता है, दोनों साथ नहीं होंगे, या तो अ होगा या आ होगा, और इधर क्या हो, मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, इधर क्या हो, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्रश्न है क्या आने पर क्या हो जाता है। जैसे आद गुण, आत का गुण हो जाता है। ठीक है, क्या आने पर गुण हो जाता है। सूत्र इतने कहता है आद गुण। सूत्र क्या कहता है? आद गुण मतलब आत के पश्चात क्या आए कि उसका गुण हो जाए, उसका गुण हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुण का मतलब क्या है। गुण का मतलब यहाँ क्वालिटी से कहते हैं गुण, क्वालिटी या गुण नहीं है। गुण का मतलब है ए ओ और अल, इन 4 लेटर्स को गुण कहते हैं। ए ओ और अल, इनको गुण कहते हैं। मतलब ये हुआ अब कि अ और आ के पश्चात क्या आए कि गुण हो जाए। तो अगले टॉपिक में मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए, मैंने पूछा था क्या आए, तो अब क्या आए वो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। यदि अ और आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, यदि अ के बाद ई आ रहा है तो भी ए, यदि आ के बाद बड़ी ई आ रही है, ठीक है, या दीर्घ ई आ रही है तो भी ए होगा। फिर यदि अ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, और यदि आ के बाद बड़ा उ आए तो भी ओ होगा, या बड़ा आ के बाद छोटा उ आए तो भी ओ होगा, या अ के बाद बड़ा उ आए या छोटा उ आए तो भी ओ होगा। अगली कंडीशन में चलेंगे, अ और अ या आ के बाद री या दीर्घ री आए तो अर हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अ के बाद या तो री आए तो भी अर होगा, अ के बाद यदि दीर्घ री आए तो भी अर होगा, आ के बाद यदि ह्रस्व री आए तो भी अर होगा, आ के बाद यदि दीर्घ री आए तो भी अर होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ये हिंदी वालों के लिए भी है और संस्कृत वालों के लिए भी। यदि अ के बाद री आए, चूंकि री का कोई दीर्घ नहीं होता, तो यदि अ के बाद री आए तो भी अल होगा, और यदि आ के बाद री आए तो भी अल होगा। ये कंडीशन पूरी हो गई। अब ये हिंदी वालों के लिए यहीं से डिफिनेशन बन जाएगा। जैसे आपकी परिभाषा कहीं पूछ लेता है कुछ एग्जाम्स में, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे यदि अ आ के पश्चात क्रमशः ई उ री आए। अब ये देखिए, हिंदी में दीर्घ, हर के पीछे दीर्घ समझा जाता है, बोला यही जाएगा। ये नहीं बोला कि ई बड़ी, ई उ बड़ा, उ री बड़ी, री आए। यदि अ और आ के बाद क्रमशः ई उ री आए, तो आप समझ लीजिएगा कि ई का मतलब ई और बड़ी ई भी, उ का मतलब उ बड़ा उ भी। ठीक है, ऐसे आए तो क्रमशः इनके स्थान पे क्रमशः से लगाया जाता है, ताकि क्रम से आप समझें कि ई की जगह ए, तो क्रमशः इनके स्थान पे ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। ये हिंदी की परिभाषा है गुण संधि की। अब उम्मीद है कि दोनों वर्गों के बच्चों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे, एक उदाहरण लेंगे, उप प्लस इंद्र। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। देखिए उप है ना, प संपूर्ण है, चूंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें अ छिपा हुआ है। तो इसके अ को और इंद्र के ई को मिला देने से बना क्या? ए की मात्रा बना। क्या बना? ए। तो हो गया उपेंद्र। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बड़ा आ होता, कोई ऐसा उदाहरण होता जब जिसमें अंतिम वर्ण बड़ा आ होता और यहाँ बड़ी ई होती तो भी ए होता, उसको भी इसी समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टकट में आप दोनों को समझिए कि यहाँ हर कंडीशन में अ आ होने पर ए होगा, तो उपेंद्र हो गया। देखिए यहाँ का अ मिलकर के इसके ऊपर ए की मात्रा लग गई और ई खत्म हो गया। ठीक, एक ट्रिक देखिए आगे इस तरह से। फिर गंगा प्लस उदकम, तो गंगा के बाद आ है। देखिए गंगा में आ छिपा हुआ है, ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि गंगा में जो छिपा है उसको ब्रैकेट में लिखा मैंने, और उ है, तो आ और उ की जगह ओ हो गया। क्या हो गया? गंगोदकम। तो देखिए ये ओ का चिन्ह है, गंग केवल करिए, आप गंग करिए, गंग में ओ की मात्रा लग गई और दकम हो गया, दकम, दकम। ठीक है, तो बन गया आपका गंगोदकम। उसके बाद अगला नेक्स्ट उदाहरण आपका है कृष्ण प्लस रिद्धि। अब कृष्ण प्लस रिद्धि कैसे बना कि कृष्ण जो शब्द है इसके अंतिम वर्ण में अ छिपा है। ये देखिए अ छिपा है, ठीक है, ये छिपा है अ। ठीक है, तो कृष्ण के अंतिम वर्ण में अ छिपा है। ठीक, कृष्ण प्लस रिद्धि, तो कृष्ण के अंतिम ण के में आ रहा है और री, तो अ और री मिलकर के अर बना। ठीक है, तो कृष्णार्धी। ओके, तो कृष्ण में मैंने दिखा भी दिया, देखिए दिखा रहा हूं मैं। कृष्ण के बाद अ, जो अ था कृष्ण का अ हटा दिया मैंने, तो ये हलन लगाने का मतलब है कि यहां से अ अलग हो गया। वो अ और रिद्धि का री, रिद्धि में देखो केवल देखिए केवल धी भर बचा है, री मैंने हटा दिया है, तो इसका अ और रिद्धि का री मिलकर के अर बन गया। ठीक है, तो एक कृष्णार्धी बना आपका रूप, कृष्णार्धी। एक चीज हम और ध्यान देंगे कि
आप इसको, जैसे आपको के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि परीक्षा में कैसे जाने, तो आप एक होते हैं फोनिक्स, एक शब्द आपने शायद कहीं सुना होगा, ना सुना होगा तो मैं बता रहा हूं, फोनिक्स, जिसको आप कहते हैं ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान के जरिए भी आप इसका पता, अर वाले का पता तो करिए, अर और अल के उदाहरणों का पता आप कर सकते हैं। कैसे? कृष्णर्धि, कृष्ण, कृष्णर, कृष्णर, कृष्णर्धि। आप ध्यान से पढ़ेंगे जब तब कृष्णर और अर आ रहा है, कृष्णर्धि, कृष्णार्धि, अर्धि, अर्धि कर क्या रहा है ना, तो अर इसमें छिपा दिख रहा है, तो फोनिक्स से पकड़ेंगे आप। ध्वनि विज्ञान का ज्ञान आपको होगा तो भी आपका काम बड़ी तेजी से चलेगा। यही कारण है कि कुछ लड़के बहुत तेज से टिक मारते हैं, क्योंकि उनको फोनिक्स का ज्ञान होता है, ध्वनि विज्ञान का। आगे हम आएंगे तो प्लस रिकारह, इसको देखेंगे, तो प्लस रिकारह, तो तवल लकारह हो जाएगा। तो अब इसमें तो में अ छिपा है, व के बाद अ है ना, तो इसका अ और रिकारह का री, ये दोनों मिलकर के अल हो गए। क्या हो गए? अल। अब देखिए यहां भी फोनिक्स में आपको दिखाऊंगा, तवल लकारह, तवल, तवल लकारह, तवल, व को ठीक खींचिए, तवल, तवल लकारह, चूंकि संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर आधा ल और क, मतलब ये संयुक्ताक्षर हो गया, संयुक्त अक्षर, मतलब दो अक्षर मिले हैं, इसमें मिले हैं, दिख भी रहा है। तो इसके पहले का लेटर सांगीतिक विधि में क्या खींच के पढ़ा जाता है। जब आप पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, जब दीर्घ और हस्व की मात्रा लगाना पड़ेंगे तब वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो देखिए व को देखिए ध्यान से, तवल लकार, तवल, तो अल आ रहा है, तवल, चूंकि यहाँ अ छिपा हो, तवल लकार, अल यहाँ छिपा है। तो यहाँ भी फोनिक्स काम कर रहा है, ध्वनि विज्ञान काम कर रही है कि अल से आप पकड़ लेंगे कि ये उदाहरण किसका है, अल वाला है, और किसका है, गुण संधि का। तो तव के बाद अ और रिकारह का री, ये री और अ मिलकर के अल बने, ठीक है, अल हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, अल को इसमें आप जोड़ेंगे तो व में अ जुड़ जाएगा, और ये ल आपका जो है चूंकि हलंत लगा है तो आधा ल देखिए इसमें आके जुड़ गया और कारह हो जाएगा। तो री का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है, री का अस्तित्व खत्म होकर के री और अ मिलकर अल बना देंगे, तो ये हो जाएगा तवल लकारा। तो अब इतना आप इस जितने उदाहरण को आप देख करके समझ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट दो चार चीजें मैंने आपको बताई, ए ओ और अल। एक प्रश्न बनता है अक्सर एग्जाम्स में कि मैंने बताया था गुण किसे कहते हैं, या गुण संज्ञक वर्ण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये चार चीज ध्यान से देखिएगा आप, चार चीज ध्यान से देखिए। तो ए ओ और अल, ये चार चीज देख रहे हैं आप, ए ओ और अल, ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो इन गुण संज्ञक वर्ण में अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक नहीं रहेगा, यही अल को चेंज कर देगा कोई, तो वो उसको आप माने वही उत्तर आपका गलत होगा, मतलब उसी को आपको सही में टिक तो सही में माना जाएगा ना, और उत्तर के रूप में गलत होगा वो। तो ए ओ और अल ये गुण संज्ञक वर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रहेगा तो आपको फिर वृद्धि संज्ञक पढ़ाए जाएंगे। तो आज अभी अगले वीडियो में, पिछले वीडियो मैंने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई, ठीक है, रिक्तका वाला बता दिया, इसमें मैंने गुण संधि को अटैच किया, समझाया। और इसके अगले वीडियो में मैं गुण संधि से संबंधित कुछ अपवाद हैं, जैसे तो चर्चा कर रहा हूं मैं इसका कि कभी कभी अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आती है, तो उसका अक्सर ए होना चाहिए ना, गुण के हिसाब से, रूल के हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे ए ना होकर के अय हो जाता है। तो वही अय होता किसका चिन्ह है, अय होता है वृद्धि में, और गुण में ए होता है, वृद्धि में अय होता है, तो यही अपवाद हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन यही रहेगी कि अ या अ और आ के बाद ई या बड़ी ई ही आ रही होगी, लेकिन हो अय रहा होगा, ठीक है, उन जगहों पे अय हो रहा होगा, और होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो कि मान्य नियमों से अलग होते हैं उन्हें अपवाद कहते हैं। तो अगले वीडियो में अपवाद आपको पढ़ाऊंगा गुण संधि के। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। उम्मीद है कि आपको गुण संधि से संबंधित चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, जो चीजें इसमें न समझ में आ रही हो, या लग रहा हो कि हाँ कुछ चीज छूट रही है, या ये जो मैंने अभी एक ट्रिक बनाया है कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ कमी हो, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप सैलेंट एग्जाम फैक्ट्स चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए।